डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीमोलॉजी इंडिया। आज अपन बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो एक कमेंट आया अपने जो भी मैंने पहले वीडियोस अपलोड करे थे उनके ऊपर एक कमेंट आया कि सर हमें ये वाली टॉपिक करवाओ। जैसे इन्होंने कमेंट्स में कराया कि सर ये टॉपिक हमें करवाने हैं। तो आज हम बेसिकली इन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इन्होंने पहला जैसे ये टॉपिक दिया, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्व्स प्रॉपर्टीज काइनेटिक्स ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी ऑफ कॉलोइड्स, प्रोटेक्टिव कोलोइड्स, प्रोटेक्टिव एक्शन, हार्डी सूजी रूल, गोल्ड नंबर। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, जैसे जेल का इन्होंने पूछा है कि जेल के बारे में भी सर बताओ। उसके बाद इन्होंने जेल में क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, इनहिबिशन, जनरल एप्लीकेशन, उसकी जनरल एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स। और इसके बाद पूछा लिक्विड इन लिक्विड्स, इमल्सन की बात करी इन्होंने, इमल्सन को भी बताना इन्होंने बोला है, टाइप ऑफ इमल्सन, प्रिपरेशन, इमल्सिफायर। तो अपन इनको क्या करेंगे, बेसिकली 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले। पार्ट फर्स्ट में ये आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद पार्ट सेकंड और उसके बाद पार्ट थर्ड। और जनरली क्या है कि ये जो सिलेबस इन्होंने जो भी ये टॉपिक पूछे हैं, ये क्या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो केमिस्ट्री जो चलती है उसके अंदर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। तो अपन बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं आज इस टॉपिक को। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट तक बने रहिएगा बिल्कुल। जैसे इन्होंने पहला टॉपिक पूछा, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सोल। सोल किसकी बात करता है, सॉलिड इन लिक्विड की बात करता है। बेसिकली सोल जो है अपना सॉलिड इन लिक्विड की बात करता है। इसमें अपना डिस्पर्जन और सोल में कि जैसे सॉलिड इन लिक्विड, इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं बेसिकली अपन जैसे ये वाला जो चैप्टर है अपना, ये वाला जो कोलोइडल स्टेट का जो है, बेसिकली कोलोइडल स्टेट वाला चैप्टर है। इसमें जैसे इन्होंने पूछा है तो अपन सॉलिड इन लिक्विड की अगर बात करें, जैसे सोल की अपन बात करें बेसिकली, तो सोल के अंदर क्या होगा, जैसे एक होगा अपना डिस्पर्जन मीडियम और एक अपना होएगा डिस्पर्जन फेज। इसमें अपन डिस्पर्जन फेज की बात करें तो फेज अपनी क्या होने वाली है, सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होने वाला अपना लिक्विड। ये दोनों कंबाइन होकर अपना क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे, सोल का। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अपने को याद रखनी है। डिस्पर्जन मीडियम क्या होने वाला है सोल में, और डिस्पर्जन फेज क्या होने वाली है। और सॉलिड इन लिक्विड की बात करें, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो डिस्पर्जन फेज अपनी सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम जो है मीडियम अपना क्या है, लिक्विड है। ठीक है, उसके बाद ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन उन्होंने पूछा नहीं है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन बात कर लेते हैं। जनरली जैसे एक लायोफोबिक फिलिक सोल होता है, एक लायोफोबिक सोल होता है। ये वाले क्या है कि इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हैं। चलो अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा है। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा, प्रॉपर्टीज़। इन्होंने काइनेटिक प्रॉपर्टीज पूछी है, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की इन्होंने बात करी है। तो कमेंट में इन्होंने लिखा है काइनेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बोला प्रॉपर्टीज काइनेटिक, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये वाली प्रॉपर्टीज़ की बात करिए। तो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की अपन बेसिकली बात करें तो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या आता है अपना, ब्राउनियन मूवमेंट। इससे किसके अंदर क्या आता है, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, अपन जैसे ये ब्राउनियन मूवमेंट, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की कौन बात करता है अपना, ये ब्राउनियन मूवमेंट बात करता है। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं इसको। जिस ब्राउनियन मूवमेंट किसने दिया था सबसे पहले, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब दिया था ब्राउनियन मूवमेंट, काइनेटिक प्रॉपर्टीज में पहला जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आता है, ब्राउनियन मूवमेंट। ये किसने दिया था, 1927 में रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ये क्या बात करता है, ये एब्जॉर्ब थ्रू ए माइक्रोस्कोप दैट कोलोइडल पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव इन जिगजैग मोशन। ये किसकी बात कर, अपन यहाँ पे जो भी टॉपिक्स निकले अपन उनको लिखते हुए चलते। ये किसकी कारण, ये ब्राउनियन मोमेंट किसकी बात करता है, ब्राउनियन मोमेंट। ये तो आपको पता चल गया, काइनेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं अपन। तो जैसे ये वाला जनरली आपको पता चल गया, काइनेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर अपना क्या आ रहा है, ब्राउनियन मूवमेंट आ रहा है। और किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ये पहले आपको ये बात याद रखनी, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। कब दिया था, 1927 में दिया था। ठीक है, उसके बाद 21 की ब्राउनियन मूवमेंट के अंदर जनरली होता है क्या है, जिग जैग मोशन होता है। अपन अब जिग जैग मोशन। ठीक है, अब अपन जनरली पढ़ लेते जिग जैग मोशन होता क्या है। और जिग जैग एक्शन इन किसका बोला, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम की बात कर रहे हैं। अपन ने पहले पढ़ा था कि सोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्जन डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज। अपन ने यहाँ पे क्या लिखा था, डिस्पर्जन मीडियम जो होने वाला अपना लिक्विड है, और डिस्पर्जन फेज क्या होने वाली अपनी सॉलिड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि
जिगजैग मोशन है डिस्पर्जन मीडियम, जिगजैग मोशन किसके पे, डिस्पर्जन मीडियम यानी लिक्विड के अंदर ये पूछ रहा है। तो इसमें ये इनकी जो डेफिनेशन आप एक बार देखिए, ये बोल रहा है, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आप बीएससी फर्स्ट टाइम का एग्जाम दे रहे हो तो जनरली आपको डेफिनेशन के ऊपर 100% फोकस करना ही है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जैसे ये लिखा द इरेगुलर, ये बोल रहा है द इरेगुलर मोशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल एज in the dispersion medium which is observed through a microscope is known as ब्राउनियन मोशन। ये बोला इरेगुलर, ये हमें से ये क्या बात कर रहा है, ये ब्राउनियन मोमेंट ये कह रहा है दैट इरेगुलर कोलोइडल जो पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल जो है उसका क्या इरेगुलर मोशन की बात कर रहा है। ये ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, किसके थ्रू इन्होंने ऑब्जर्व करा, माइक्रोस्कोप के थ्रू, माइक्रोस्कोप। कोलोइडल पार्टिकल को इन्होंने किसके थ्रू ऑब्जर्व करा, माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करा। किसने करा, ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन ने करा। कब करा, 1927 में करा। ये चीजें याद हो गई। ये बोला इरेगुलर मोशन कोलोइड किसका, ये बोल रहा है जिगजैग मोशन किसका, इरेगुलर मोशन की बात कर रहा है। ऑब्जर्व किसको करा, कोलोइडल पार्टिकल की ये बात कर रहा है। ठीक है, आपको ये चीज इतनी याद हो गई। उसके बाद ये बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑल द कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक अपन आ गए। ये बोला, इसके बाद ने इन्होंने आइंस्टीन ने भी एक बात करी थी। आइंस्टीन जो बाबा थे, आइंस्टीन ने उन्होंने बात करी, आइंस्टीन ने भी किसको एक्सप्लेन करा, ब्राउनियन मोमेंट को एक्सप्लेन करा। किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करा उन्होंने, काइनेटिक थ्योरी की बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन करा। तो आपको ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है कि आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा ब्राउनियन मोमेंट को, किसके बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन करा, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, तो ये वाला अपन हटा देते। मैं आपकी इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये वाले जो भी अपन ने जो हाईलाइट कर रखे इसको अपन हटा देते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने में बिल्कुल क्या आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है, मैं आपको जो भी ये पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इसकी जो मैं पीडीएफ एक्सपोर्ट करके आपको टेलीग्राम चैनल के चैनल पे सेंड कर दूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसका पीडीएफ लेके आराम से भी पढ़ सकते हो। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको हर चीज़ का सोल्यूशन डेप्थ में किया जाएगा। ठीक है, आइंस्टीन ने यहाँ पे बात कर दी, आइंस्टीन एक्सप्लेन द ब्राउनियन मोमेंट ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। आइंस्टीन ने किसके बेसिस पे इसको, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन करा। ठीक है, ही स्टार्टेड ए मूविंग पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम एक्सर्ट ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि यार डिस्पर्जन मीडियम में एक्सर्ट एक फोर्स काम करता है। जैसे ये डिस्पर्जन मीडियम जो है अपना, उसमें क्या एक फोर्स काम करता है। वो क्या करता है, एक दूसरे को जो भी कोलोइडल पार्टिकल है, जैसे ये वाले हैं कोलोइडल पार्टिकल, ये जो क्या है गोल गोल बना रखी है क्या, कोलोइडल पार्टिकल्स है। तो एक दूसरे के एक ऐसा फोर्स काम करता है जो क्या करता है, इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या खींचने का काम करता है। किसको, कोलोइडल पार्टिकल को। द कोलिजन चेंजेस द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स। इसके बाद क्या हो, जैसे एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका जो पाथ है, जैसे यहाँ पे ये यहाँ से है, उसके बाद यहाँ से इसको इधर खींचा दिया और इसका क्या पाथ चेंज हो गया, ये इधर से इधर जा रहा था, इसका ये क्या पाथ चेंज हो गया। पाथ ऑफ द पार्टिकल बाय द जिगजैग मूवमेंट, इनका क्या हो रहा है, जो पाथ हो रहा है उसको वो जिगजैग मूवमेंट हो जाता है, जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है। जिससे क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे आपने सिनेमा हॉल में आप गए होंगे, तो सिनेमा हॉल में देखते जैसे जहाँ पे जो भी प्रोजेक्टर चल रहा होता है, वहाँ से जो बीम आती है, जो लाइट आती है, जिस पर्दे पे जो फोकस पड़ता है, उसके बीच में जो आप देखते हो लाइट के बीच में छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं। इन दसवीं वो भी इरेगुलर मैनर में जो आपको दिखाई देते हैं, और लाइट जहाँ से बीम करती है वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या है कि एज ए वो अपने क्या है कोलोइडल पार्टिकल है, और एक दूसरे को पार्टिकल क्या करते हैं, एक्सर्ट एक फोर्स जो काम करता है, वो एक दूसरे को क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, जिगजैग मोशन में आपको दिखाई देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली यहाँ तक बात हो गई। और ब्राउनियन मूवमेंट की कौन बात करता है, किसकी प्रॉपर्टीज है, काइनेटिक प्रॉपर्टीज है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1927 में दिया था। यहाँ तक हो गया क्लियर। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। उसके बाद ये बोल रहा है यहाँ पे, जैसे ये पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर कंपेरेटिवली हैवी बट डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन। ये बोल रहा है सस्पेंशन ऑफ कंपेरेटिवली हैवी, जो कि बड़े पार्टिकल है, जो हैवी पार्टिकल है, वो क्या है कि ब्राउनियन मूवमेंट आपके शो नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इन्होंने पूछी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन आता है, टिंडल इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अभी अपन बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की। तो अपन ब्राउनियन मूवमेंट का अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिया, अपन बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। ठीक है, और टिंडल इफेक्ट किसने दिया था,
67 में दिया था, ब्लैक ले लेते हैं, रेड आपको क्या पता नहीं दिखाई दे। टिंडल ऑब्जर्व, इसने किस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज टिंडल इफेक्ट किसने दिया? टिंडल ने ऑब्जर्व करा था। टिंडल क्या ऑब्जर्व करा? दैट व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन। इन्होंने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ द पाथ इज इल्यूमिनेटेड सिमिलर टू द dust particle in a way light coming from a small hole in a dark room. Thus observation is known as Tyndall effect. ये बोल रहा है कि जैसे आप इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा, एक और ट्रू सॉल्यूशन लिया और एक क्या लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है कि दो उन्होंने बीकर लिए, एक में क्या उन्होंने भरा, ट्रू सॉल्यूशन, और एक में उन्होंने क्या भरा, कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और उन्होंने क्या करा कि एक लाइट के सोर्स के थ्रू उन्होंने क्या कि लेंस रख के इन्होंने क्या करा, लेंस के थ्रू इन्होंने एक लाइट के अंधेरे में एक लाइट को क्या, सोर्स ऑफ लाइट पास करी, ठीक है, लेंस, और उन्होंने क्या है कि यहाँ पे लाइट पास करी, और उन्होंने लाइट पास करी। ये वाला जो अपना ये क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन है, ये अपना क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो जनरली हुआ क्या है कि जो अपनी लाइट थी वो अंधेरे के अंदर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर के पास होती हुई आपको दिखाई नहीं दी, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पास नहीं हुई, और कोलोइडल सॉल्यूशन का आपको क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या है, लाइट पास होती हुई। यहाँ पे जैसे ये वाला एग्जांपल अपन ने बनाया, यहाँ पे जैसे सेम बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एग्जांपल क्या है कि जैसे यहाँ पे सेम बना रखा है, इसने क्या, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, उसके बाद यहाँ पे लेंस कर रखा है उन्होंने, ये ट्रू सॉल्यूशन, उसके बाद ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो आपको ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आपको लाइट पास होती हुई नहीं दिखाई दे रही है कुछ भी, और कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ये आप कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आपको ये लाइट पास होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बोला सिमिलर टू डस्ट पार्टिकल। ये क्या है कि जैसे अब ये बोल रहे हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ द सिमिलर टू द डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल इन द वे लाइट कमिंग फ्रॉम स्मॉल होल, अगर स्मॉल होल से अपन इसको पास करते हैं इन द डार्क रूम, दिस ऑब्जर्वेशन इज नॉन ए टिंडल इफेक्ट। ये बोल रहा है कि अपन ने अंधेरे के अंदर एक ट्रू सॉल्यूशन लिया बीकर के अंदर और एक लिया कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जनरली क्या हुआ कि जैसे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आपको लाइट पास होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और कोलोइडल सॉल्यूशन में आपको क्या है, लाइट पास होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है किसने ऑब्जर्व करा, टिंडल ने ऑब्जर्व करा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है ये हेल्प फॉर, ये क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, डिटरमिनिंग ए ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम ए कोलोइडल सॉल्यूशन। मतलब ये क्या कर रहा है, डिटरमिनेशन कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि आपका ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है, आपको कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सा है, इसको कौन कर रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। इट पासेज इट वन नॉट व्यू इन दिस पास, ठीक है। ये वाला आपको एग्जाम्पल बता रखा, ठीक है। और ये वाला अपन को ये वाला आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद ये बोला टिंडल इफेक्ट इज एक्सप्लेन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किस, ये क्या बोल रहा है, टिंडल इफेक्ट किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए कोलोइडल पार्टिकल, साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, हेंस दे कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब जनरली वो कह रहा है कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट की जो वेवलेंथ है आपकी, जो भी लाइट आपकी आ रही है जिस भी वेवलेंथ से आ रही है, और ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल साइज है वो क्या है कि लेस देन है, मतलब कम है, जिससे क्या हो रहा है कि मतलब आपको जो लाइट है वो जिसके अंदर से पास होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और ये बोला द पाथ कोलोइडल सॉल्यूशन इज नॉट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इंस्टेड कोलोइडल पार्टिकल एब्जॉर्ब, और ये इसके बाद अपन ये कोलोइडल की बात कर रहे हैं, कोलोइडल पार्टिकल एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ शाइन, it looks as the light is coming out of the colloidal particle and the Tyndall cone is formed। ये बोल रहा है कि यही वाली चीज़ अगर आप है ना, जो भी लाइट और जो बीम ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है जो उसको आप कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर आप पास करते हो तो आपको एक कोन की तरह आपको दिखाई देती है, ठीक है। ये जैसे कोन बन रहा है यहाँ पे आपको कोन एक फॉर्म बन रहा है, यदि सोन जैसे आपको फिगर में ये बोल रहा है, इन द डार्क रूम द डस्ट पार्टिकल इन एयर इज आल्सो कोलोइडल सिस्टम थ्रू विच बीम of light passes illuminated, that in true solution size of the ions is very small and they do not scatter of the light and do not show Tyndall effect।
ये जनरली ये बात करें कि ट्रू सॉल्यूशन में क्या है कि कोलोइडल पार्टिकल की साइज क्या है कि बहुत छोटी होती है, जिससे क्या है कि आपको लाइट जो पास होती है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे आप कोलोइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल साइज बड़ी होती है, ठीक ठाक होती है, जो मतलब लेस देन जो वेवलेंथ की जो वेवलेंथ होती है उससे थोड़ी क्या बड़ी होती है, जिससे क्या है आपको है ना लाइट इसमें यहाँ पास होती हुई दिखाई दे जाती है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, जिससे क्या है कि टिंडल कॉन का निर्माण होता है। तो ये वाला जो इफेक्ट हो रहा है वो कौन है, ये क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। Scattering of light takes place due to the difference of refractive index between the disperse phase and disperse medium. For lyophobic colloids, the difference is high. And Tyndall effect is also high, but in lyophobic colloids, the difference is less than the Tyndall effect is negligible. ये बोला लायोफिलिक जो कॉलोइड्स है उनके उसके अंदर जो टिंडल इफेक्ट होता है क्या वो नेग्लिजिबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाली आपको चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद ये बोल रहा है टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड डिफरेंस कोलोइडल सॉल्यूशन विद ट्रू सॉल्यूशन। इसका जो यूजेस क्या है टिंडल इफेक्ट का, ये आपको ध्यान रखना है। इफेक्ट डिफरेंशिएट किसको डिफरेंस करने का काम आता है, कोलोइडल सॉल्यूशन विद द ट्रू सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन का काम लिया जाता, क्या ले रहे हैं अपन, टिंडल इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको सारी समझ में आ गई। फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। और जो अगर आपको अगर ये आपको अगर नोट्स बनाने जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और आराम से कहें कि नोट्स बना लो, और उसके बाद आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप अपने को ऐसे अपने वीडियो को पॉज करो और नोट्स बनाते हुए चलो आगे आराम से। आपको इन फ्यूचर या फिर मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा, जिससे क्या है कि आप अपने इसको प्रिंट लेके आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, ये वाला आपको याद रखनी है, और ये वाला आपको एग्जाम्पल याद रखना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप दोबारा पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में प्रॉपर्टीज में अपन किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कोलोइडल पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल, और जनरली ये बोला इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, कोलोइडल जो पार्टिकल अपने होते हैं वो क्या होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल अपने क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। 1 सेकेंड, पता कैसे हो रहा है, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ये जैसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है कि अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अपन अपन किसकी बात करेंगे अब, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बात कर रहा है, चार इलेक्ट्रोफोरेसिस कोलोइडल पार्टिकल ये बोल रहा है। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। और ये बता रहा है कि कोलोइडल पार्टिकल क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल, ठीक होते हैं। अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड दीज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिटिवली चार्ज पर इलेक्ट्रोड। ये बोल रहा है कि जैसे ये वाले जो कोलोइडल पार्टिकल अपने क्या होते हैं, जनरली कोलोइडल पार्टिकल जनरली क्या होते हैं आपके, जनरली क्या होते हैं आपके, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज। और चार्ज जनरली चार्ज जो पार्टिकल होते हैं जो जनरली पॉजिटिव, अपन जैसे भी ये बोला इलेक्ट्रिक फील्ड आप जैसे ही पास करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिवली जो जो पार्टिकल होएंगे जो ऑपोजिटली, जैसे है ना कोलोइडल पार्टिकल जो होएगा जो ऑपोजिटली चार्ज होएगा ऑपोजिट की तरफ मूव कर, जैसे नेगेटिव अगर पार्टिकल होएगा तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और पॉजिटिव जो पार्ट होएगा अगर वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन क्या करते हैं, अगर किसी को बैटरी से कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से अगर आप कनेक्ट करते हो तो जो पार्टिकल होंगे जो ऑपोजिट चार्ज की तरफ क्या करेंगे वो मूव करेंगे। तो अपन पढ़ते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जैसे जनरली आप यहाँ पे देखिए ये लिखा मूविंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल टुवर्ड्स वन इलेक्ट्रोड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब ये बोल रहा है कि जनरली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर पास करते हो उसी को अपन क्या कहेंगे, कह रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और बोला फिगर 5.8 नेक्स्ट पेज पे अपना ये फिगर है उसमें अपन एक बार देख लेंगे। ये बोल रहा है जैसे जनरली इन्होंने क्या बोला है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा है, जैसे आपके जो पार्टिकल है कोलोइडल पार्टिकल क्या है वो चार्ज पार्टिकल होते हैं,
इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पास करोगे तो जो चार्ज है वो ऑपोजिटली चार्ज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक अपनी कहानी हो गई खत्म। उसके बाद ये दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। ये बोल रहा है AS2S3, उसके बाद बोल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर सॉल्व, गोल्ड एंड सिल्वर सॉल्व, ये आ गया। इसके बाद गोल्ड एंड आर, ये क्या है कि नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी द कॉलोइड पार्टिकल। मतलब नेगेटिवली अगर चार्ज है ये, तो आप जनरली किस तरफ मूव करेंगे? आप सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन ने पास की, ये क्या है, और अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जनरली क्या है कि नेगेटिव चार्ज वाले हैं, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये जनरली किस तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे जनरली। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है आपका? कैथोड होता है। नहीं, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है आपका? एनोड होता है, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला जो नेगेटिवली चार्ज है, तो किसकी तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और इक्विवेलेंट एट एनोड, और जनरली ये कहाँ पे, कैथोड पे नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है? एनोड, और नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। मतलब जनरली आपको याद रखना है कि ध्यान रखना है कि AS2S3 गोल्ड ये और सिल्वर जो सोल होते हैं वो क्या है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और आपने इलेक्ट्रिक अगर करंट अगर पास करा है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर अपन देख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर आपने पास करा, तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव तक की तरफ भागेगा, और नेगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो ये वाले आपने नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल देख लिया अपन ने। उसके बाद अपन देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ Fe, ये जैसे जनरली क्या FeOH ऑल थ्राइज, और AlOH, ये क्या है कि आपके पॉजिटिव चार्ज, FeOH ऑल थ्राइज और AlOH ऑल थ्राइज, ये क्या है आपके? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज क्या है? ये सॉल है। और ये किसकी तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। और नेगेटिव टर्मिनल अपना क्या होता है? कैथोड होता है। तो ये वाली कहानी समझ में आ गई, ये वाली और ये वाली। ये वाला नेगेटिव चार्ज सोल है, और ये वाले क्या? पॉजिटिव चार्ज सोल है। पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ भागेंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। ये अपनी किसकी कहानी चल रही है? इलेक्ट्रोफोरेसिस की कहानी चल रही है। ठीक है, और किसके परचेज पे अपन बात कर रहे हैं? जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड की परचेज पे अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं क्या कि साफ कर देता हूँ, बाद में क्या आपको पढ़ने में क्या कि प्रॉब्लम नहीं आए, फिर नहीं तो आप PDF को देख के बोलोगे कि सर ने पता नहीं क्या कर दिया हमें, तो जो पहले भी कम दिखाई दे रहा था ऊपर से और कम नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये वाली इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात हो गई। ठीक है, और सम टेक्निकल एप्लीकेशंस ऑफ कैटाफोरेसिस, ये देखो, ऑन रीचिंग द इलेक्ट्रोड दे लूज देयर चार्ज एंड गेट कोगुलेटेड। और जैसे ये चार्ज जैसे लूज कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाले एक बहुत सारे जो किसी एक का अपन सॉल्यूशन लिया है, और पॉजिटिव बहुत सारे जैसे पॉजिटिव चार्ज सोल वाले, तो सारे किस पे आ जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो उसका क्या होगा? कोगुलेशन हो जाएगा। अंडर इलेक्ट्रिक मूवमेंट ऑफ, ये बोला अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स कैथोड इज नोन एज कैटाफोरेसिस। कि जो पार्टिकल आपके हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास करा, तो कैथोड की तरफ अगर सारे पार्टिकल अगर आ जाएंगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? कैटाफोरेसिस। ठीक है, मतलब जैसे ये वाले पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये जैसे FeOH बोल रहे हैं, AlOH होल थ्राइस, और ये क्या पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो कैथोड की तरफ आ रहे, कैथोड के ऊपर सारे क्या है कि पार्टिकल आ रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? कैटाफोरेसिस। ये वाली टर्म आपको क्या है कि ध्यान रखनी। कैटाफोरेसिस क्या होता है? कैटाफोरेसिस का मतलब हो गया कि जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सॉल्यूशन के अंदर पास करोगे, तो सारे पार्टिकल क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले क्या है कि नेगेटिव यानी कि कैथोड पे आके इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको, ये वाला टर्म्स आपको याद हो गया, कैटाफोरेसिस। ठीक है, ये वाला क्या? कैटाफोरेसिस। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहा है सम टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ कैटाफोरेसिस आर एज फॉलोज। मतलब कैटाफोरेसिस मतलब कैथोड पे सारे पार्टिकल आके इकट्ठे हो रहे हैं, उनके एग्जांपल्स बोल रहे हैं, एप्लीकेशंस बोल रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन है टू रिमूव कार्बन पार्टिकल फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है आपका, आपको ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? टू रिमूव कार्बन पार्टिकल को क्या है कि रिमूव करना है, इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अपन नेक्स्ट
अगला एप्लीकेशन देखते हैं। अगला एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ रबर। ये भी आपको ये एप्लीकेशन आपको टू रिमूव डर्ट गंदगी को हटाने के लिए, पेंटिंग एंड मेटेलिक पार्ट्स ऑफ कार, पेंटिंग जैसे कार की पेंटिंग करते हैं, और बोला क्लीनिंग ऑफ सीवेज वाटर फ्रॉम फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, क्लीनिंग ऑफ सीवेज वाटर। तो ये अपना जो एग्जांपल अपन पहले डिस्कस कर रहे थे कि अपन जो बोलेंगे जैसे ये वाला, जैसे इन्होंने क्या करा है, जैसे AS2S3, ये अपन अभी देखा AS2S3 क्या है, नेगेटिव चार्ज सोल है, ठीक है। AS2S3 अपना क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज, एक सेकेंड दोबारा सही से लिखते हैं, AS2S3 यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे AS2S3 अपना क्या है, नेगेटिवली चार्ज सोल। ये अपना नेगेटिव चार्ज हो गया, तो आपकी ये किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव वाला टर्मिनल क्या होता है, आपने पढ़ा ही था, पॉजिटिव वाला टर्मिनल क्या होता है, एनोड होता है। तो ये वाला AS2 पॉजिटिव चार्ज सोल है, तो किसकी तरफ भागेगा, हमेशा नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो ये वाली टेक्निक क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है, ठीक है। ये बोल रहे हैं, जैसे अपन देखें इसमें क्या है, बिफोर पासिंग करंट, मतलब जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल इन्होंने बैटरी इधर से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इसको बैटरी में करंट कर रखा है। इसके बाद इन्होंने क्या कि AS2 सोल्व कर दिया, यहाँ पे देखो बहुत सारा सोल्व कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन भी है और AS2S3 का सोल्व भी है, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन और AS2S3 सोल्व दोनों भरे हैं इसके अंदर। और उसके बाद क्या करा उन्होंने, और वाटर भी भरा है। तो उसके बाद इन्होंने क्या करंट पास करा, तो करंट पास करा जैसे AS2S3 का जो सोल है वो किस तरफ भागेगा, नेगेटिव चार्ज सोल है, तो जनरल ऑब्वियस सी बात किस तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो ये देखो सारी चीजें, ये सारे जो AS2S3 के सोल है आपको आके किस तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आके इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कहानी आ गई समझ में आपको, तो ये अपन ये मिटा देते हैं, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई, ठीक है। ये इसके बाद वाले इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस कैन बी शोन बाय टेकिंग ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन ए U ट्यूब फिटेड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एज शोन एज। ये बोल रहा है कि जैसे ये वाला बोल रहा है, सोल AS2S3 is moving towards anode and are coagulating there. A clear solution remain at cathode. Thus, this proves AS2S3 particle are negatively charged. ये बोल रहा है कि जो भी आपने AS2S3 का जो सॉल्यूशन लिया है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर पास करोगे तो AS2S3 के जो पार्टिकल है सारे वो क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आगे, नेगेटिव जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आगे क्या है सारे इकट्ठे होने हैं। तो इस तरह के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से आपको क्या क्रिस्टल सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये वाला प्रूव करता है कि जो AS2 सॉल्यूशन है, AS2S3 जो सॉल्यूशन सोल पार्टिकल है आर नेगेटिवली चार्ज। ये वाली क्या प्रूव, ये वाली बात क्या यहाँ पे प्रूव हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की ये वाला क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की कहानी में क्या हो रहा है, ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल्स द डिस्पर्जन मीडियम ऑल्सो गेट्स चार्ज बट द चार्ज ऑन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन इज ऑपोजिट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल। दस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डन बाई प्लेसिंग पार्चमेंट मेम्ब्रेन। आपको ये क्या ध्यान रखना, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या पे आया है, यहाँ पे पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और एनिमल मेम्ब्रेन। और आपको ये ध्यान रखना है एनिमल मेम्ब्रेन बिटवीन द इलेक्ट्रोड द कोलोइडल पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन बट द डिस्पर्जन मीडियम वाटर और सोलवेंट। और यहाँ पे क्या डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर और सोलवेंट, पास थ्रू द मेम्ब्रेन इन एन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट of the medium particles is always opposite to that of colloidal particle. The process is known as electroosmosis. Osmosis is diffusion of solvent or liquid through a semi-permeable or performed membrane. ये बोल रहा है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की कहानी के अंदर आपको क्या हो रहा है, एक पार्चमेंट आपने ना एक पार्चमेंट, ये बीच में क्या लिया उन्होंने, पार्चमेंट एनिमल मेम्ब्रेन लिए, एनिमल मेम्ब्रेन या उन्होंने क्या लिया, पार्चमेंट मेम्ब्रेन ली, ठीक है। और एक साइड क्या किया उन्होंने, डिस्पर्जन मीडियम क्या लिया उन्होंने, वाटर लिया, और एक साइड क्या लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, ठीक है। उसके बाद ही बोल रहा है कि जैसे ये उन्होंने क्या है कि ये लगाएगा प्लग। इसके बाद आप जैसे प्लग को हटा दोगे, जैसे डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉल्वेंट या वाटर ले रखा है उन्होंने पास में मेम्ब्रेन, अगर इसको है ना ये वाला प्लग हटा दोगे और इसमें जो वाटर ले डिस्पर्जन मीडियम अगर आपने वाटर ले रखा है, इसको आप अगर एनिमल मेम्ब्रेन
या पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू अगर पास कराओगे कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर और इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो ये बोल रहा है कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड थ्रू ए सेमी परमेबल इज परफॉर्म मेम्ब्रेन। और जो भी आपको जो वाटर जो डिस्पर्स मीडियम है कोलोइडल सॉल्यूशन की तरफ कैसे जाएगा, इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो ये वाली अपनी प्रक्रिया क्या हो रही, ऑस्मोसिस, यानी कि छन के जाना, यहाँ से इधर से छन के जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू जा रहा है, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, और कोलोइड अपना आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करा है, तो पार्टिकल्स का मूव क्या होगा, जैसे डिस्पर्स वाटर नेगेटिव वाले पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, तो ये वाली चीज़ आपको गॉट्स चार्ज, ये क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम आल्सो गेट्स चार्ज बट द चार्ज ऑन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज ऑपोजिट। और जो कोलोइडल पार्टिकल के जो चार्ज जो पार्टिकल होंगे वो किस तरह मूव करेंगे, ऑपोजिट की तरह मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है आपको ऑपोजिट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये वाली कहानी हो गई, यहाँ तक इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की कहानी यहाँ पे क्या हो गई, खत्म, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, फिर बाद में क्या है कि पीडीएफ को आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ये हो गया अपने इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की कहानी यहाँ पे हो गई खत्म। चलो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस से ये थोड़ा सा और बच रहा है, इसको भी अपन देख लेते हैं। जैसे मूविंग ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम टुवर्ड्स एनी वन इलेक्ट्रोड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। आगे कहानी समझ में, ये बोल रहा है मूविंग ऑफ डिस्पर्जन मीडियम की जो पार्टिकल है टुवर्ड्स ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, आपने एक इलेक्ट्रोड अगर लगा रखा है इन द अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जनरेट करा है, और जो भी पार्टिकल है आपके जो वाटर के अंदर डिस्पर्जन मीडियम जो आपने लिया है वाटर, उसके जो पार्टिकल है डिस्पर्स फेज के अंदर जैसे आ रहेंगे, किसके थ्रू आ रहे हैं, थ्रू पार्चमेंट एनिमल मेम्ब्रेन इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि पार्टिकल का मूव करना एज ए डिस्पर्जन मीडियम से डिस्पर्स फेज की तरफ मूव करना, और किसके थ्रू कर रहे हो, पार्चमेंट मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कह रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस ये वाली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, आपको ये वाली डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है एज सोन फिगर, ये पीछे वाला जो फिगर है 6.9, इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ए ट्यूब, ये इस फिगर के बारे में एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रखा है। ए ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट, ठीक है। हमने जनरली अभी देखा है ये 3 कंपार्टमेंट में कर रखा है, ये वाला कंपार्टमेंट ए हो गया, ये वाला बी हो गया, और ये वाला दैट इज सी, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे देख लिया, आपको दिख गया यहाँ पे, ये वाला जैसे सी कंपार्टमेंट है, ये वाला बी है, यहाँ पे आपको बी दिख ही रहा होगा, और ये वाला ए, 3 कंपार्टमेंट में। उसके बाद है बाई फिक्सिंग एनिमल मेम्ब्रेन, और इन्होंने बीच में क्या है कि यहाँ पे एनिमल बी सी पार्ट में क्या है कि इसको फिक्स कर रखा है, यहाँ पे एनिमल मेम्ब्रेन को फिक्स कर रखा है, और यहाँ पे भी एनिमल मेम्ब्रेन को फिक्स कर रखा है। किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में क्या कर रखा है इन्होंने, एनिमल मेम्ब्रेन को फिक्स कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। द मिडल कंपार्टमेंट ऑफ सी कंटेन कोलोइडल सॉल्यूशन, और मिडल कंपार्टमेंट के अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ पे क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है। उसके बाद ये बोल रहा है ए एंड बी फिल्ड विद डिस्पर्जन मीडियम, और ए और बी के अंदर आपको क्या डिस्पर्जन मीडियम क्या, दोनों का ए और बी के अंदर डिस्पर्जन मीडियम क्या, वाटर भर रखा। बोथ ऑफ दीज आउटर कंपार्टमेंट आर फिल्टर विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसको किससे कनेक्ट करा है इन्होंने, पीटी इलेक्ट्रोड से, ठीक है, पीटी इलेक्ट्रोड। और इसके ए और बी के अंदर इन्होंने क्या भरा है, डिस्पर्जन मीडियम, दोनों क्या वाटर भरा है, ठीक है। ए और बी के अंदर भी क्या है, वाटर भरा है। यहाँ तक कहानी हो गई। उसके बाद बोथ ऑफ दीज आउटर कंपार्टमेंट, ये वाला भर दिया उन्होंने। के बाद द लेवल इज वाटर स्टार्ट राइजिंग, यानी उसके बाद वाटर का छन्ना स्टार्ट होगा, राइजिंग यानी छन छन के जाएगा। इन वन साइड ट्यूब एज मीडियम स्टार्ट डिफ्यूजिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स वन इलेक्ट्रोड, और पार्टिकल किस तरह मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप करंट अगर पास कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पीटी का इलेक्ट्रोड लेकर अगर करंट पास कर रहे हो, जनरली ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेंगे, विच कॉल वे while coronary particle cannot pass through the membrane solid particle, ये बोल रहा है मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड इलेक्ट्रोड। ये बोल रहा है कि while colloidal particle cannot, colloidal particle का क्या मूवमेंट नहीं हो रहा है, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं हो रहा है। सोल पार्टिकल मूव, सोल जो पार्टिकल है जनरली सोल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड द लेवल ऑफ मीडियम वाटर राइजेज ने कंपार्टमेंट ऑफ ऑपोजिट चार्ज, यानी कि जो जैसे जो पार्टिकल सोल पार्टिकल है आपके मूव होकर दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे अपन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की कहानी में देखा था, AS2S3 वाली बात करी थी, वो क्या है कि कैथोड पार्टिकल में जाके सारे इकट्ठे हो गए थे,
तो यहाँ पे भी वही कहानी हो रही है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और फिर भी अगर समझ में नहीं आती, एक बार वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, अपन अगला देखते हैं स्टेबिलिटी। और उन्होंने अगला नेक्स्ट पूछा स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है, या स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड्स। इन कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑल द पार्टिकल्स पासेस सम इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ पार्टिकल्स कॉलॉइडल सॉल्यूशन आर ऑल द पार्टिकल पासेस सम इलेक्ट्रिकल चार्ज। कॉलॉइडल सॉल्यूशन का क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ड्यू टू similar charge colloidal particle repel one another, and due to this force of repulsion they remain isolated and do not form bigger molecules by associating with each other. This is the reason the stability of colloid, the charge on them play an important। ये बोल रहा है जनरली स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, स्टेबिलिटी ऑफ, जनरली आप एक कॉमन सी चीज याद रखो, जनरल स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। ये बोल रहा है यहाँ पे कोलॉइड जो पार्टिकल होंगे आपके, कोलॉइड पार्टिकल, उसके ऊपर किसकी बात कर रहा है? चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर ये बोल रहा है 10 स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड चार्ज ऑन देन दे प्ले एन इंपॉर्टेंट, मतलब जिसके ऊपर चार्ज जो है, जो कोलॉइडल पार्टिकल ऊपर चार्ज है, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, ठीक है। अपना आगे बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे आपको क्या टर्म स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? चार्ज ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बीच में चार्ज के बीच में क्या होता है? सिमिलर चार्जेस, सिमिलर जैसे चार्ज पॉजिटिव जैसे होएगा, तो उनके बीच में क्या होएगा? सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होएगा? रिपल्सन होएगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट थोड़ी करता है, इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। A particle repel one another is due to the force of repulsion. They remain isolated or do not form bigger molecule associated by each other. मतलब बड़ा मॉलिक्यूल पॉजिटिव सेम पार्टिकल जो सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज वाले होते हैं, जो बड़ा मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकते, ठीक है। और इसके लिए क्या कर रहा है कि पॉजिटिव जो चार्ज है, जो कोलोइडल पार्टिकल की चार्ज क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे बोला इफ बाई एनी मीन्स चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल इज न्यूट्रलाइज। अगर कोई चार्ज कोलोइडल पार्टिकल के कोई चार्ज है वो न्यूट्रलाइज है, द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड बिकम वेरी लो। मतलब जिसके ऊपर जो कोई चार्ज है ही नहीं, जैसे न्यूट्रल है, कोई कोलोइडल पार्टिकल अगर न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होएगी? बिकम लो, वेरी लो, यानी बिल्कुल कम होएगी या होएगी ही नहीं। तो कोलोइडल पार्टिकल में गेट एसोसिएटेड, ये क्या हो जाएंगे? कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाएंगे? एसोसिएटेड हो जाएंगे। तो जनरली आपको क्या ध्यान रखना है कि कोलोइडल पार्टिकल स्टेबिलिटी आपको क्या ध्यान रखना है? चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। आपको क्या चार्ज पार्टिकल देखना है, जिसके ऊपर जितना अपन आगे देखते हैं। और यहाँ पे हो गया कि पॉजिटिव वाले जो होंगे, जो पॉजिटिव वाले जो सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज वाले होंगे, वो क्या है एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, तो ठीक, तो वहाँ क्या है कि उनके बीच में जो बॉन्ड जो होगा मॉलिक्यूल्स, वो क्या है कि प्रॉपर बना नहीं पाएंगे। जैसे लिखा आई डू नॉट फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल, ये बड़ा मॉलिक्यूल बना नहीं पाएंगे। तो कोलोइडल पार्टिकल की तो बात ही नहीं होगी। उसके बाद जिसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, वो वाला ऑब्वियस सी बात है, वो वेरी लो या स्टेबल होएगा ही नहीं। अपन बात करें स्टेबिलिटी की, तो अपन देखते हैं। और इसको कौन, स्टेबिलिटी को कौन प्रूफ करता है? स्टेबिलिटी के बारे में चार्ज की बहुत अच्छे से बात कौन करता है? अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हार्डी-सूजे रूल। हार्डी-सूजे रूल, ये वाला क्या है कि बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी की बात करता है। अपन देखते हैं, चलो क्या क्या बोलता है। ये बोला हार्डी-सूजे रूल की अपन बात कर रहे हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन आर कोगुलेटेड ड्यू टू चार्ज परसेंट on the ions of electrolyte added. Thus the capacity of any positive or negative ions to coagulate a colloidal solution depends on the number of charge or valence of that ion. The capacity increase with the increase in charge or valency. Hardy-Suje gave a law of this according to this law. कहते हैं आपको यहाँ से ध्यान रखना है, coagulation capacity of an ion for an oppositively charged colloidal particle increase its valency. ये बोल रहा है कि कोलोइडल पार्टिकल की जो स्टेबिलिटी है वो कहाँ से कैसे इंक्रीज होगी? जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होएगा या जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होएगा, वो वाले क्या है कि वो वाला कोलोइडल पार्टिकल क्या है कि स्टेबल होएगा, स्टेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होएगी, ठीक है। और स्टेबिलिटी को क्या अपन बोलते हैं? कोगुलेटिंग कैपेसिटी। और इसके बारे में कौन बता रहा है? हार्डी-सूजे लॉ, हार्डी-सूजे ये बात कर रहा है, ठीक है।
ये वाला हो गया, अपन ने यहाँ पे पढ़ा ड्यू टू सम चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एडेड करते हैं तो ठीक है। ये बोला दस द कैपेसिटी ऑफ एन एक्टिव आयन टू कोगुलेट ए कॉलॉइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स वैलेंसी, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ एन एक्टिव आयन टू कोगुलेट की बात करें, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होएगा तो वो जितना ज़्यादा क्या होएगा, कोगुलेशन होएगा उसका। कोगुलेशन जितना ज़्यादा होएगा तो वो क्या होएगा, और उसकी कैपेसिटी क्या होएगी, सबसे ज़्यादा होएगी। ये बोला उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर उन्होंने बताया, सबसे ज़्यादा जो होएगी कोगुलेटिंग कैपेसिटी होगी SN+ पावर की, उसके बाद +3, उसके बाद Ba+2, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम क्या, अगर सेम चार्ज है तो इसकी कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द कोगुलेटिंग कैपेसिटी सेम एनहांस, और अगर एनहांस की कोगुलेटिंग कैपेसिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे, -4, -3, -2 और -1। तो ये वाली कोगुलेटिंग कैपेसिटी की बात हो गई। कैटायन के बारे में अपन ने कोगुलेटिंग कैपेसिटी की बात कर ली, और अपन ने क्या एनहांस के बारे में भी कोगुलेटिंग कैपेसिटी की बात कर ली, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना, जनरली चार्ज को ध्यान रखना, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होएगा वो उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, कोगुलेटिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अपन देखते हैं मेकिंग द कॉटेज चीज़। ये बोल इसका एग्जांपल, ये बोल रहा है मेकिंग द कॉटेज चीज़, पनीर अगर बनाते बाई एडिंग पोटाश एलम। आपने पनीर तो बनाया होगा पोटाश एलम, जैसे आपने दूध लिया, मिल्क लिया, उसके अंदर आप क्या डालते हो, फिटकरी डालते हो, नींबू या फिटकरी जो भी आप डालते हो कोगुलेटिंग, उसका मिल्क इज बेस्ड ऑन द सिमिलर पार्टिकल। उसके बाद क्या हो रहा है, इनका कोगुलेशन हो जाएगा, कोगुलेशन मतलब फट जाएगा वो, तो उसकी क्या है कि जो पोटासियम है उसकी कोगुलेटिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा कर देता है, जिससे क्या है कि आपका पनीर का निर्माण हो जाता है। तो ये वाला किसका एग्जाम्पल है, कोगुलेटिंग पावर का एग्जाम्पल है। उसको कौन एक्सप्लेन करता है, हार्डी-सूज़ी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यहाँ पे जनरली ऑब्जर्व क्या हो रहा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अ कोलोइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी कोगुलेटेड अनलेस ए मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रीच्ड टू इन द सॉल्यूशन। ये बोला कि बिल्कुल ही अगर आप कम डालोगे, जैसे आपने फिटकरी का हल्की सी एक बूंद डाली, तो आपको क्या लग रहा है कि पनीर बन पाएगा दूध के अंदर। दूध के अंदर आपने हल्का सा फिटकरी डाला है, जैसे एक बूंद भी नहीं डाला, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका पनीर बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो मिनिमम जो कैपेसिटी मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टू सॉल्यूशन रीच्ड टू सॉल्यूशन। ये बोला है कि बिल्कुल कम डालोगे तो उससे क्या है कि आपकी जो कोगुलेटिंग की जो कैपेसिटी है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वो आपको क्या है कि प्रॉपर मतलब रीच यानी कि प्रॉपर रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको प्रॉपर कम से कम ठीक ठाक मात्रा में आपको क्या है कि पोटासियम ऐड करना है, तभी जाके आपका क्या होगा, पनीर या कॉटेज चीज़ आपका या पनीर बनेगा, ठीक है। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर रिक्वायर्ड टू कोगुलेट एक कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज फ्लक्चुएशन वैल्यू और कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये बोल रहा है कि कितनी वैल्यू अगर डालें, जिससे क्या है कि जैसे आपने कोलोइडल सॉल्यूशन कितनी वैल्यू अगर डालें, जैसे पोटासियम की, फिटकरी की, जिससे क्या है आपका पनीर बन जाए, तो आप लोगों को जिसको क्या बोले फ्लक्चुएशन वैल्यू, तो कंसंट्रेशन आपको कितनी डालनी है। तो ये बोला मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और कंसंट्रेशन आपको किस में वेरी करनी है, मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कोगुलेट, मतलब मिलीमोल पर लीटर का आपको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन लेनी है, तो आपको उसको क्या कोगुलेट या मतलब फटने का काम, कोगुलेट टू कोलोइडल सॉल्यूशन, मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी लेगी आपका पनीर बन जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लक्चुएशन वैल्यू। क्या बोल रहे हैं उसको अपन, फ्लक्चुएशन वैल्यू। और इसके बारे में कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको अपन आगे अभी डिस्कस कर दें कि फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होती है। ये तो अपन को बता दें फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होती है। मिनिमम कंसंट्रेशन जो होएगी, जिससे क्या है कि आपका काम हो जाए, जैसे मिनिमम फिटकरी आपने कितनी वैल्यू ली उसके आपका पनीर बन जाए, तो मिनिमम वैल्यू उतना डाले कि आपका पनीर बन जाए। तो मिनिमम वैल्यू जो होएगी वो कोलोइडल सॉल्यूशन कोगुलेट फटने का काम को कर सकती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन वैल्यू और कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज दस इफ द फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज लो। अगर आपकी फ्लक्चुएशन वैल्यू यानी कि आपकी कोगुलेशन वैल्यू जो है क्या कि लो है, मीन्स इट इज मोर इफेक्टिव फॉर कोगुलेशन। ये बोल रहा है कि फ्लक्चुएशन वैल्यू जैसे कोगुलेशन वैल्यू है, अगर किसी की मिनिमम है तो वो क्या मोर इफेक्टिव होएगा, ठीक है। ये अपन को बात कर रहे हैं। अपन ने क्या कि अपन ने पीछे देखा कि कोगुलेशन वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू होनी चाहिए, वो किस में होगी, मिनिमम मिलीमोल पर लीटर। वो रिक्वायर्ड क्या, वो किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, मतलब इतना कंसंट्रेशन लो कि आपका जो कोगुलेशन का जो है प्रोसीजर वो आपका कंप्लीट हो जाए, उसको अपन क्या बोले, फ्लक्चुएशन वैल्यू और कोगुलेशन वैल्यू। और अपन देखते हैं फ्लक्चुएशन वैल्यू जिसकी अगर कम होएगी, इलेक्ट्रोलाइट इज लो, फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लो मींस इट इज मोर इफेक्टिव फॉर कोगुलेशन, ठीक है। और ये वाला कौन वेरीफाई कर रहा है, ये वेरीफाई हार्डी-सूज़ी लॉ where फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इज गिवन फॉर कोगुलेशन ऑफ
आर्सेनस सल्फाइड सोल नेगेटिव एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल पॉजिटिव। यानी कि ये बोला फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो होता है उसकी फ्लक्चुएशन वैल्यू कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और आर्सेनस सल्फाइड सोल की जो वैल्यू क्या होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आपको जैसे NaCl की कोगुलेशन वैल्यू 132 होती है, उसके बाद ये बोला KNO3 नहीं ये वाला जैसे यहाँ पे भी NaCl की कितनी होती है 52, KNO3 की 50, और उसके बाद एक MgSO4 0.72, उसके बाद 0.6 जिंक क्लोराइड, AlC3 की 0.093, ये वाली देखो इस Ka3 FeCN6 3 माइनस, इसकी वैलेंसी ऑफ एनाइन की वैल्यू कितनी हो रही है, सबसे ज्यादा हो रही है, तो कोगुलेशन वैल्यू इसकी क्या है, सबसे कम होगी। यहाँ पे समझ में आ गया, अपन ने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज वाले जैसे सबसे ज्यादा, जैसे +3 वाला, फिर +2 वाला, फिर +3 वाला, सब पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव में भी देखा था अपन -3 -2 -1। ये वाली अपन ने देखी थी कि जिसका सबसे ज्यादा चार्ज होएगा वो वाला क्या है कि मोर कोगुलेटिंग होएगा, मोर इफेक्टिव होएगा, और उसकी क्या है कि कोगुलेशन क्या होगी, वैल्यू कम होएगी। तो ये वाला क्या है कि कोगुलेशन जो है फल्कुलेशन वैल्यू क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, और इसकी क्या है कोगुलेटिंग पावर क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और अपन पावर किस पे देखते हैं, चार्ज पे देखते हैं, जिसका जितना ज्यादा चार्ज होगा वो क्या मोर इफेक्टिव होगा। और अपन ने यहाँ पे देखा ही था ये कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा इसका क्या है कि चार्ज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, चाहे पॉजिटिव में लो चाहे नेगेटिव में लो, वो वाले उसकी क्या कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, और कोगुलेशन वैल्यू जो है उसकी क्या होगी, कम होगी, जिसका चार्ज क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, यहाँ तक अपन आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टिव एक्शन। प्रोटेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव एक्शन, ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें, इट इज लायोफिलिक कोलॉइड इज एडेड टू ए लायोफोबिक कोलॉइड। ये बोल रहा है कि लायोफिबिक कोलॉइड के अंदर आपको क्या ऐड कर रहे हो आप, लायोफोबिक कोलॉइड। ये यहाँ पे ये बोल रहा है इफ ए लायोफिलिक कोलॉइड इज एडेड टू ए लायोफोबिक कोलॉइड, आपको क्या करना है, लायोफिलिक जो कोलॉइड है उसके ऊपर आपको क्या ऐड करना है, लायोफोबिक कोलॉइड ऐड करना है। ठीक, एक लायोफिबिक कोलॉइड है, एक लायोफोबिक कोलॉइड है। इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड। ये बोल रहा है लायोफोबिक कोलॉइड है उसकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, उसके ऊपर आप क्या करोगे, लायोफिलिक कोलॉइड आप क्या करोगे उसके ऊपर ऐड करोगे, जिससे क्या होगा, लायोफोबिक कोलॉइड की क्या स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मतलब आपको क्या करना है, लायोफोबिक कोलॉइड की अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको लायोफिलिक कोलॉइड है उसको आपको क्या करना है, उसके ऊपर ऐड करना है। यहाँ तक कहानी होगी, यहाँ तक कहानी खत्म होगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, दस इट डज नॉट कोगुलेट, और क्या कि उनका कोगुलेशन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बात भी सही, कोगुलेशन क्या है कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है दिस प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इज नोन एज प्रोटेक्टिव एक्शन। और जो अपन ने जो क्या करा, लायोफिलिक कोलॉइड की जो प्रॉपर्टी, लायोफिलिक कोलॉइड क्या हो रहा है, लायोफोबिक, जैसे ये लायोफोबिक है ये है, उसके ऊपर लायोफिबिक अगर अपन ने आपने ऐड करा लायोफिलिक, तो उसकी क्या है कि प्रॉपर ये क्या है कि लायोफिलिक स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज हो गई। तो उसको अपन क्या बोले, प्रोटेक्टिव एक्शन। यानी कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, जैसे ये वाला इन्होंने एग्जांपल बता रहा है, प्रोटेक्टिव क्या है, प्रोटेक्शन पार्टिकल है, ये लायोफोबिक है, लायोफोबिक है, उसके ऊपर क्या लायोफिलिक आगे ऐड हो गए, तो इसको एक दूसरे की पूरे को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये प्रोटेक्टिव पार्टिकल आ गए तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसको अपन क्या बोले, प्रोटेक्टिव एक्शन बोल रहे हैं। यहाँ वाली चीज यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। ये वाला जिन्होंने ये बताया, इसके ऊपर जैसे पार्टिकल आ रहे हैं लायोफिलिक कोलॉइड के, और इसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसको अपन जनरली क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन बोल रहे हैं कि इसकी क्या स्टेबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि लायोफोबिक जो कोलॉइड है अपना, लायोफोबिक कोलॉइड है, लायोफोबिक कोलॉइड है, उसके ऊपर क्या आ रहे हैं, लायोफिलिक कोलॉइड पार्टिकल आ रहे हैं, उसके स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज करना है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, अपनी स्टेबिलिटी क्या हो गई, इसकी इंक्रीज हो गई। उसके बाद ये बोल रहा है प्रोटेक्टिव कोलॉइड, प्रोटेक्टिव एक्शन, सच कोलॉइड आर नोन एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड। इस पूरे कोलॉइड का आप क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, प्रोटेक्टिव कोलॉइड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द स्मॉल अमाउंट ऑफ जिलेटिन, ये बोला इन्होंने, फिर बाद में एग्जाम्पल भी लिया। ये वाला सही से नहीं लिखा गया यार, इसको वापस से लिखते, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। ये बोल इसका उन्होंने दिया है, ये बोल रहा है
यहाँ पे क्या इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एड जिलेटिन, मतलब जिलेटिन जो है आपको लेना है किसके, लायोफिलिक कोलॉइड्स, आपको क्या लेना है, जिलेटिन लेना है किसके रूप में, लायोफिलिक कोलॉइड्स के रूप में। और किसको, उसके लायोफिलिक जो हो गया, जो उसको आप किसके ऊपर ऐड करोगे, गोल्ड सॉल के ऊपर ऐड करोगे, जो हो गया लायोफोबिक है। अपन ने यहाँ पे लायोफोबिक के ऊपर जैसे ये वाला लायोफिलिक पार्टिकल को ऐड करे हैं, तो इसमें क्या गोल्ड सोल का आपको लायोफोबिक लेना है, और लायोफोबिक के ऊपर आपको क्या करना है, जिलेटिन के पार्टिकल आपको क्या करने, ऐड करवाने हैं। तो गोल्ड सोल कैन नॉट बी प्रिसिपिटेट और कोगुलेट बाय NaCl, ये बोल रहा है देन गोल्ड सोल कैन नॉट बी प्रिसिपिटेट और कोगुलेट बाय NaCl एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये बोल रहा है गोल्ड सोल लायोफिलिक आपने अगर ऐसे कराओगे तो प्रिसिपिटेट और कोगुलेटेड किसके, NaCl के थ्रू ये क्या प्रिसिपिटेटेड और या कोगुलेट नहीं होंगे, ठीक है। ये बोल रहा है इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इज एडेड टू लायोफोबिक कोलॉइड इन एडवांस then they are protected against coagulation and become more stable. This process is known as protective action। ये वाली अपन बात कर चुके हैं प्रोटेक्टिव एक्शन की। इसके ऊपर अब जैसे प्रोटेक्टिव पार्टिकल को अगर आप ऐड कराते जाओगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगी, लायोफोबिक पार्टिकल है इसके ऊपर क्या, लायोफिलिक पार्टिकल्स के आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप प्रोटेक्शन कराओगे तो इसका क्या ये होगी, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, प्रोटेक्टिव एक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये वाली अपन चीज क्लियर कर चुके हैं। ये बोला इन दिस प्रोसेस द सोल पार्टिकल एडजॉर्ब्स सम पार्टिकल्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। और उसके ऊपर क्या किसका निर्माण हो रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई ये प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, इसके ऊपर जैसे ये बन रही है लेयर, यहाँ पे भी इसके ऊपर क्या बन रही है, लेयर बन रही, ठीक है। उसके बाद द प्रोटेक्टिव लेयर इज प्रिवेंट कोगुलेटिंग टू अप टू ions up to the soil particle due to which soil is not precipitate and they protected towards coagulation। और इसके बाद क्या, इसका precipitation नहीं होएगा और ये इसका क्या हो गया, प्रोटेक्टेड बाई कोगुलेशन। किसके लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, कोगुलेशन के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये वाली अपन ने कहानी पढ़ ली, इसको अपन एक बार क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट इज गोल्ड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर किसकी बात कर रहा है, सॉरी दिस एक बार हाईलाइट कर देते हैं, गोल्ड नंबर। इन्होंने ये भी लिखा है गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ एवरी प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स इज डिफरेंट, यानी प्रोटेक्टिंग पावर क्या होती है, हर किसी प्रोटेक्टिव कोलॉइड के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये बोल रहा है, ये बोल रहा है 1901 में सिगमोंडी ये सिगमोंडी साहब थे, उन्होंने 1901 में क्या करा, गोल्ड नंबर को बताया। किसके लिए बताया उन्होंने, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के लिए बताया, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। ये बोल रहा है जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड होते हैं सबके लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट गोल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। ये किसने बताया, सिगमोंडी ने बताया। किसके लिए, कि गोल्ड नंबर दिया कि प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, प्रोटेक्टिंग पावर जो होती है एवरी प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के लिए, प्रोटेक्टिंग पावर जो होती है एवरी प्रोटेक्टिंग कोलॉइड्स के लिए होती है, क्या होती है, वो अलग होती है। क्या होती है, प्रोटेक्टिंग पावर, हर किसी प्रोटेक्टिव कोलॉइड के लिए क्या होती है, अलग होती है। उसको अपन किस नंबर से, किससे डिफाइन करते हैं, गोल्ड नंबर से, ठीक है। गोल्ड नंबर वैल्यू ये आ गया यहाँ तक समझ में। गोल्ड नंबर ये अपन जैसे आप आगे पढ़ते हैं, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गोल्ड नंबर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड लायोफिलिक इन मिलीग्राम्स। और ये कोलॉइड गोल्ड नंबर क्या था, मिलीग्राम्स के अंदर वैल्यू होती है, विच इज सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट 10 ml। मतलब अगर किसी भी प्रोटेक्टिव कोलॉइड की अगर वैल्यू, लायोफिलिक की अगर वैल्यू मिलीग्राम में है और विच इज सफिशिएंट है किसके लिए, 10 ml कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है। कि जैसे ये बोल रहा है स्टैंडर्ड 0.005% AU गोल्ड सॉल फॉर्म कोगुलेशन बाई 1 ml। मतलब ये बोल रहा है इन्होंने स्टैंडर्ड अगर मान के, इन्होंने स्टैंडर्ड माना है, स्टैंडर्ड के AU का यानी गोल्ड का सॉल कितना लिया इन्होंने, 0.0055% AU गोल्ड का सॉल लिया है फॉर और ये कितना, किसको कितना कोगुलेशन, 1 ml ऑफ 10% NaCl के सोल्यूशन को क्या करता है, कोगुलेशन कर सकता है, ठीक है। 1 ml ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ कोगुलेशन को
कोगुलेशन कर सकता है। ये वाला इन्होंने क्या स्टैंडर्ड मान के करा है। तो आपको क्या है कि हर किसी गोल्ड नंबर के जो अपनी है प्रोटेक्टिव पावर को याद रखते हैं कि प्रोटेक्टिव पावर कितने परसेंट प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। यानी जनरली उन्होंने ये बोला सफिशियंट किसके लिए 10 ml के लिए सफिशियंट है, ठीक है। और उन्होंने किसके लिए गोल्ड के लिए कितना लिया है 1 ml ऑफ 10% सोलर, मतलब 10 ml को इन्होंने क्या है कि मिलीग्राम को 10 ml को उन्होंने मान के करा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बोला विच टर्न्स ब्लू, ये बोल रहा है कि 10 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। आगे देखते हैं विच टर्न्स ब्लू आफ्टर कोगुलेशन, मतलब जैसे ही आपने जैसे 10 ml स्टैंडर्ड लिया है उसके बाद जैसे इसकी वैल्यू जैसे ऊपर जाएगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बोला स्टैंडर्ड गोल्ड सोल, स्टैंडर्ड जो अपना गोल्ड सोल होता है वो रेड कलर का होता है कलर। विच टर्न्स ब्लू ऑन कोगुलेशन, जैसे ही आपने इसको कोगुलेट करवाओगे तो वो रेड से क्या हो जाएगा आपका ब्लू में हो जाएगा कन्वर्ट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका क्या कोगुलेशन हो गया, ठीक है। और कितने परसेंट 10 ml जो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू देगी उससे थोड़ा सा भी अगर वैल्यू ज़्यादा जाएगी तो वो अपना क्या है कि कोगुलेशन हो जाएगा। आप कोगुलेशन के थ्रू आपको कैसे पता चलेगा कि उसका जो स्टैंडर्ड गोल्ड सोल का जो कलर था वो आपका रेड था, और उसके बाद जो टर्न्स टू किस में ब्लू हो गया, चेंज किस में हो गया, ब्लू में चेंज हो गया, ठीक है। दस प्रोटेक्टिव कोलॉइड स्टॉप्स द गोल्ड नंबर फ्रॉम द टर्निंग ब्लू, और जैसे ही आप प्रोटेक्टिव कोलॉइड को डालना बंद कराओगे तो गोल्ड सोल टर्न टू ब्लू, टर्निंग ब्लू। एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज 0.03 मींस 0.03 मिलीग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज एडेड टू 10 ml। स्टैंडर्ड उन्होंने कितना लिया है 10 ml लिया है, 10% ऑफ सोल्यूशन प्रोटेक्शन कितने का लिया है 10 ml। आपको ये वाली चीज याद रखनी है कि स्टैंडर्ड उन्होंने कितना लिया, वालो आपको ये वाला जो आपको पैरा है आपको याद रखना है। ये बोला 10% ऑफ NaCl लेना है, ठीक है। इसकी जो हीमोग्लोबिन की कितनी है वैल्यू 0.03, आगे गोल्ड नंबर कितना है इसका 0.03 मीन 0.03 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन इज एडेड, कितने में आपको ऐड करना है 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद गोल्ड नंबर हो गया। इसके बाद इफ गोल्ड नंबर ऑफ सबस्टांस इज लेस, अगर किसी का गोल्ड नंबर क्या है कि लेस है, कम है, तो प्रोटेक्टिव पावर इज हाई, जिसका जितना कम गोल्ड नंबर होएगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर क्या होगी हाई। गोल्ड नंबर सम लायोफिलिक कोलॉइड्स इन गिवन बिलो, लायोफिलिक कोलॉइड्स को जैसे उन्होंने कोलॉइड ये लायोफिलिक कोलॉइड की गोल्ड नंबर उन्होंने बता रखा है। मतलब आपको ये चीज याद रखें कि जिसका सबसे जितना कम होएगा गोल्ड नंबर वो वाली उसकी प्रोटेक्टिव पावर क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे कम यहाँ पे आपको किसका नजर आ रहा है 0.05 टू जिलेटिन की जो गोल्ड नंबर है वो सबसे कम है, तो उसकी प्रोटेक्टिव पावर जिलेटिन की क्या है कि सबसे ज्यादा है। तो आपको ये वाली आपको लायोफिलिक कोलॉइड्स दे रखी है और गोल्ड नंबर उन्होंने बता रखे हैं, तो जिसकी ये वाले आपको लाइन याद रखें, जिसकी जितनी कम गोल्ड नंबर की वैल्यू होगी उसकी प्रोटेक्टिव पावर क्या उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और जिलेटिन आपको सबसे ज्यादा मतलब प्रोटेक्टिव पावर है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर किसकी है जिलेटिन की है, ठीक है। और सबसे कम किसकी है पोटैटो या स्टार्च की है, क्योंकि उसका गोल्ड नंबर क्या है कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये बोल रहा है अपन ने जो अभी बात करी उन्होंने ये बोला जिलेटिन इज वेरी गुड प्रोटेक्टिंग कोलॉइड वाइल स्टार्च इज वेरी लो, स्टार्च की क्या है सबसे कम है और जिलेटिन की सबसे ज्यादा अपन अभी बात करी थी। येलो ग्रेड प्रोटेक्टिंग कोलॉइड जिलेटिन इज यूज मेकिंग आइसक्रीम, जिलेटिन का प्रोटेक्टिंग पावर जिलेटिन की सबसे ज्यादा है, तो उसको अपन किस में यूज लेते हैं मेकिंग आइसक्रीम टू प्रोटेक्ट द कोलॉइड पार्टिकल ऑफ आइस, मतलब जैसे अपन आइसक्रीम जैसे बनाते हैं उसको आइस की पार्टिकल क्या है कि उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कोलॉइड पार्टिकल ऑफ आइस फ्रॉम कोगुलेटेड, और उनका क्या स्कंदन या कोगुलेशन या बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जैसे अपन आइसक्रीम अगर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं बर्फ का पानी बर्फ अच्छे से मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको आइसक्रीम जमाते हैं, कैसे बर्फ से ही तो जमती है, तो उसकी क्या है कि कोगुलेटिंग पावर क्या है कि सबसे ज्यादा है, और उसकी क्या गोल्ड नंबर की वैल्यू क्या सबसे कम होगी, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। तो आइसक्रीम कैसे जमती है आपको पता चल गया कि कोगुलेटिंग पावर क्या हो रही है उसकी जिलेटिन की सबसे ज्यादा होगी, तो उसका क्या है किसमें यूज लिया जाता है आइसक्रीम के प्रोटेक्ट के लिए यूज लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें जैसे ब्लड पार्टिकल हैज प्रोटेक्टिव एक्शन हेंस इट इज कैन प्रोटेक्ट मे सस्पेंडेड सबस्टेंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल टू ब्लड सीरम, और जैसे ब्लड की अगर बात करें ब्लड प्रोटीन जो होता है प्रोटेक्टिव एक्शन होता है उसके अंदर ब्लड जो सीरम होता है उसको आप अलग कर सकते हैं। तो द फाउंटेन पेन अपन जैसे अपन कहते हैं ना कि ब्लड सीरम है उसको आप अलग कर सकते हैं कि
उसकी में क्या होता है, प्रोटेक्टिव पावर नहीं, कैन प्रोटेक्ट मी सस्पेंडेड विच इज़ नॉट पॉसिबल ब्लड सीरम। तो जैसे ब्लड के अंदर क्या होता है, आपका सीरम होता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है कि उसकी जो प्रोटेक्टिव पावर जो है वो बहुत कम है, प्रोटेक्टिव नहीं बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या है कि अलग होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। मतलब जैसे ब्लड प्रोटीन जो होता है उसके अंदर प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होता है, एज इट कैन प्रोटेक्ट मे बी सस्पेंड, ये बोला सी ब्लड, उसके अंदर ब्लड के अंदर क्या होता है, सीरम होता है, तो उसको आप नॉट पॉसिबल, उसको आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि उसकी प्रोटेक्टिव पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से वो अगला एग्जाम्पल है, फाउंटेन पेन इंक कंटेन प्रोटेक्टिंग सब्सटेंस। फाउंटेन जो अपनी पेन होती है उसके अंदर क्या प्रोटेक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, तो उनको भी आप विच प्रोटेक्ट इंक पेन कोगुलेटिंग क्लोगिंग, तो उनको उसको भी अपनी प्रोटेक्टिव पावर क्या बहुत जैसे ज़्यादा होती है। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। अपन ने यहाँ से अपन ने स्टार्ट करा था। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने जो पहला जो कमेंट करा था सॉलिड इन सॉलिड सॉल्स की जो बात करी थी, उसको अपन ने यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है अपन ने आज इतना डिस्कस कर लिया है। इसकी मैं पीडीएफ जो आपको मैं टेलीग्राम चैनल के चैनल पे डाल दूंगा। आप वहाँ से ये सारी चीज़ अपन ने पढ़ाई, ये सारी चीज़ अपन डिस्कस वहाँ से आप डाउन जो भी पढ़ी है अपन ने चीज़, इसको अपन पीडीएफ वहाँ पे डाल सकते हैं। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, चाहो तो आप उसका प्रिंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसे जो भी अपना नया अगला जो पार्ट अपलोड होएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी आपको अगला जो आपको अगला जो भी वीडियो जाएगा उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको मिल जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।